हैं, तो आपको एक तो सब और देशों की और रीजन्स के बारे में, ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आपको तैयार रहना चाहिए कि हर एक चीज़ हो सकता है कि आपके मन की ना हो, चाहे खाने-पीने का मसला हो, चाहे रहन-सहन का मसला हो या सर्दी-गर्मी का हो। हो सकता है किसी जगह पर इतनी बरसात होती हो कि आपको जो है हर समय पूरे तरीके से तैयार रहना होगा कि आपके जूते जो हैं, वो धूप में चलने वाले ना हों, बल्कि ऐसे हों जो कि अगर फर्श या सड़क जो है बिल्कुल गीली है परमानेंटली, तो जूता जल्दी टूट ना जाए। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें भी ध्यान में रखने की होती हैं और कहीं सर्दी ऐसी होती है कि वहाँ पर आपको अगर बाहर खड़ा होना है होटल के बाहर, तो ऊपर से भी वहाँ इलेक्ट्रिक हीटर्स चलते रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है होता है करीब -12 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही साथ जी। इतना विंड चिल फैक्टर होता है कि टोटल इफ़ेक्ट होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो भी तैयारी करके मान के चलना है दिमाग में कि अगर इस तरह की घटनाएँ आ जाती हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये उतना बुरा है जितना कि जो लोग हमारे वीर सिपाही सियाचिन पे जाते हैं या आजकल लद्दाख में और पैंगोंग में एरिया में जाके वहाँ पे देश की हिफाजत कर रहे हैं और पूरे तरीके से मुस्तैद हैं उसके लिए। लेकिन हमको भी एक तरीके से मान के चलना है कि कम्फर्ट्स होंगे, लेकिन कम्फर्ट्स के साथ-साथ ये ज़रूरी है कि कई जगहों पर हमको जो है तकलीफ़ें भी हो सकती हैं, तो हमको तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के अंदर जो है हो सकता है कई लोगों को मालूम ही ना हो कि अगर आप साइबेरिया जा रहे हैं तो किस प्रकार का वहाँ पर मौसम होगा, कोरिया जा रहे हैं तो वहाँ किस तरह का मौसम होगा, तो ये सब चीज़ें देखने की होती हैं। फाइनली ये भी है कि अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हैं तो मालूम नहीं परिवार से कब जी। मिलेंगे, क्योंकि बहुत दूर जा रहे हैं। हालाँकि ठीक है, हवाई जहाज़ चलता है, पुराने ज़माने में जहाज़ से जाया करते थे डिप्लोमैट्स, अब हवाई जहाज़ से जा सकते नहीं, जैसे कोविड है। कोविड की वजह से तो या तो फिर आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। तो ये सब चीज़ें नई-नई तरह की चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप बाहर बैठे हैं तो फिर घर पे आना मुश्किल हो जाता है। घर पर बैठे हैं तो औरों से जो है बाहर जो है सब लोगों से मिलना या किस तरीके से आगे भी आपको अपने विचार-विमर्श करना है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। जी। कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं एक डिप्लोमेट की। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जो आप फ़ॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, तो एक डिप्लोमेट की लाइफ़ में जो पूरा दिन गुज़रता है, उसमें कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनसे क्या उम्मीदें की जाती हैं और क्या ज़िम्मेदारी होती है डिफरेंट लेवल पर करियर में एक डिप्लोमेट की शुरुआत में जब उनकी पोस्टिंग होती है, वहाँ से लेकर आपने तो टॉप लेवल पर आप रहे हैं, आप फ़ॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, शायद वही एक सबसे ज़्यादा एक ड्रीम होता होगा जो भी फ़ॉरेन सर्विस में आते होंगे उनका कि हम फ़ॉरेन सेक्रेटरी बने। नहीं, ये आपने सही बात कही है। ये ज़रूर एक विचार होता है कि जिस सर्विस में, सेवा में आपने जॉइन किया एज़ एन ऑफिसर ट्रेनी और फिर जी। अगर आप उसमें हेड पे पहुँच जाते हैं, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बहुत अपने को सैटिस्फैक्शन होता है। दूसरा साथ में अगर कोई अपने किसी दूसरे देश में भी जैसे आप पोस्टेड हैं, छोटी चाहे वॉशिंगटन में हो, लंदन में हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चीन में, रूस, तो उसमें अगर आप राजदूत बन के चले जाते हैं, तो वो भी मैं कहूँगा एपेक्स है एक तरीके से आपके करियर में। जी। कि कई जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पर मैं कहूँगा कि फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह है, उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि सेकंड सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के यानी कि आपने सर्विस के भी होते हैं, आईएएस के भी होते हैं और विभागों के भी होते हैं। तो वो जो है आपस में अच्छा दोस्ती उनकी हो जाती है और वो दोस्ती लाइफ़ लॉन्ग दोस्ती बन जाती है। तो कहीं भी रहें आप, देश के अंदर अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हुए या बड़े मिशन्स में बाहर काम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से मैं सोचता हूँ कि वो बहुत रिवार्डिंग एक्सपीरियंस रहता है और सबके लिए बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है और देश को भी फ़ायदा होता है उसका। जी, इसके अलावा क्या वर्ल्ड बैंक, यूएन इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी पोस्टिंग हो सकती है? कितने हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर जो अलग-अलग पोस्टिंग है रहती है? इसका डायरेक्ट यूएन बॉडीज़ का सवाल है, वहाँ तो आईएफएस वालों की पोस्टिंग्स होती हैं, वो हो भी सकती हैं। उसमें ये है कि हमारे लोगों ने एक्सपर्टीज़ करी है और जो सीनियर ऑफिस
तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनल डिसीजन लेना होता है कि वो अपने कुलीग को, जो भी अपने जूनियर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भेजा जाए। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक और IMF का सवाल है या WTO का, तो मैं समझता हूँ कि सर्विस के लिए थोड़े चांसेस कम हैं, लेकिन चांसेस उनके ज्यादा हैं IAS ऑफिसर्स के, जो हमारे ज्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं, उनके लिए ADB या वर्ल्ड बैंक या IMF का ज्यादा है, और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहे हैं उनके लिए पोस्टिंग जो है WTO में या हमारा जो ब्रसल्स में मिशन है यूरोपियन यूनियन के लिए, उसमें पोस्टिंग के लिए थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। लेकिन कईयों में जो है ऐसा रखा जाता है कि बैलेंस की फॉरेन सर्विस का भी आदमी होता है और दूसरा IAS का भी होता है, सो दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहे, ठीक से रहे। लेकिन मैंने ज्यादा IFS के लोगों को जाते देखा नहीं है वर्ल्ड बैंक में या IMF में या ADB। जी। इसके अलावा कई चुनौतियां होती हैं एक इंडियन फॉरेन सर्विस में, जो ऑफिसर्स हैं उनकी यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्ट होकर जाते हैं, तो चाहे हम OECD की बात करें, FATF की बात करें, आसियान, यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका हो जाती है? देखिए, ऐसा है कि अपना देश जो है, जिस समय हम लोग आजादी के बाद उभर कर ऊपर आए थे, तो सबसे पहले हम लोगों को लगा कि अच्छा ये रहेगा, हमारी आवाज जो है ज्यादा तेजी से सुनी जाएगी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, अगर हम एक जी। बड़े ग्रुप हैं। तो हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात सोची, गुट निरपेक्ष देशों की हमने बात जी। करी, विकासशील देशों के ग्रुप बने, ग्रुप ऑफ 77 बना। अब जो है उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे बड़े ग्रुप जो है उतने इफेक्टिव नहीं रहे, तो रीजनल, सब रीजनल या इंटर रीजनल ग्रुप जो है वो ज्यादा आगे बढ़ के निकलने लगे। और भारत ने भी पिछले 15-20 साल में कई रीजनल और इंटर रीजनल ग्रुप से या तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको, ज्वाइन नहीं कराया तो उन्होंने उनके साथ में डायलॉग पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है, जो बहुत नजदीक से जी। बनी है। आसियान के साथ में हम लोगों की समिट लेवल इंटरेक्शन है, एक प्रपोजल ईस्ट एशिया समिट का भी जिसमें हम रहते हैं, और बातें जो है रीजनल कोऑपरेशन जो है इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भी, इसके लिए हमारा उनसे बात भी हम लोगों ने डायलॉग पार्टनरशिप बनाई है। टेररिज्म देशों को जो है एडवाइस किया जाएगा कि प्लीज आपके यहाँ ये कमियां हैं, 26, 27, 28 कमियां हैं, आप इनको दूर कीजिए। तो जैसे हम देख रहे हैं FATF पाकिस्तान जो है बेचारा बाहर निकलना चाहता है ग्रे लिस्ट से, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट की तरफ ज्यादा झूलता रहता है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें उनको जो है काफी 10-12 लोगों कंट्रीज की उनको मदद चाहिए उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट जैसे जैसे बदलते जाते हैं, भारत की पोजीशन बदलती जाती है, तो हमको इन सब चीजों के जी। बारे में, एक जमाना था जब OECD जो थे वो माने जाते थे कि वो असिस्टेंस देने वाले देश हैं, लेकिन फिर भारत को उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे कई ग्रुप्स में आप आइए, हमारे एक डायलॉग पार्टनरशिप ज्वाइन कीजिए। तो वो हमने करी। फिर ग्रुप ऑफ 20 जब बना तो उसमें OECD और उसके अलावा और देश भी इसमें जुड़ गए। अभी हाल में हमने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी है कि क्यों ना G7 को एक्सपेंड करके उसमें G9 या G8 करके भारत को भी उसमें जोड़ा जाए। तो इस तरह की बातें चलती हैं। तो जितना हम लोग जो है इसमें फॉरेन सर्विस का भी काफी रोल रहता है, और पॉलिटिकल लेवल पे तो है ही, कि किस तरीके से हम और देशों के साथ में जी। ऐसे संबंध बना सकते हैं कि वो समझें कि भारत की पार्टनरशिप उनके लिए भी और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसके अलावा बायलैटरल रिलेशन है, रीजनल, UN और बड़े देशों के साथ संबंध में जो हमारी डिप्लोमेट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या ये भूमिका होती है? इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो कई देश ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज मच मोर इम्पोर्टेंट, जी। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तीसरे इस तरह के हैं जहाँ पे दोनों पॉलिटिकल भी इकोनॉमिक भी, जैसे वॉशिंगटन है, लंदन है, जहाँ पे पॉलिटिकल भी, या रशिया है, चाइना है, तो वहाँ पॉलिटिकली माना जाएगा, इकोनॉमिक चीजें भी, जिससे ये कि हमारे जितने म्यूचुअल एडवांटेजेस हो सकते हैं वो तो हम आगे बढ़े। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि सारा फायदा जो है वो एक ही देश को जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है,
तो फिर आपके यहाँ जो अपने देश के अंदर डोमेस्टिक सपोर्ट पॉलिसीज के लिए नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए डिप्लोमेट्स को बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है कि कौन सी रिलेशनशिप के पीछे जो है हमारी पूरी सरकार को जो है पूरा मिलजुल कर आगे बढ़ सकती है, और पॉलिटिकल लेवल की जो हमारी लीडरशिप है उनको भी पूरे तरीके से सपोर्ट मिल सकती है। इसमें ये अवश्य कहना चाहूंगा कि जो डिप्लोमेट्स की लिए जिम्मेदारी बनती है कि कई बार उनका इंटरेक्शन जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में वन ऑन वन के बेसिस पर होता है। तो उनको ध्यान ये रखना है कि जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको पूरे ध्यान में लेकर चलना है। क्योंकि एक पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो जरूरी है कि जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स बने हुए हैं डिफरेंट कमिटीज के सेक्रेटरीज लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पर, सबको पूरा परस्यू करना चाहिए। किसी भी को जो है हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। इसके अलावा क्या ऐसा भी होता है कि कोई आईएफएस ग्रुप ए का हो और वो पूरी लाइफ दिल्ली में ही रह के अपनी सेवाएं दे सके और उसे फॉरेन में कोई पोस्टिंग ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? मैंने बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं। कुछ एक केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत साल जो है कोई ऑफिसर दिल्ली में रहा है, या दिल्ली में नहीं तो भारत के किसी और शहर में चला गया, जरूरत पड़ी, और पड़ोसी देशों के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार की समस्या ऐसी होती है, या कुछ तो मंत्रालय भी, सरकार भी सोचते हैं कि नहीं, अगर किसी वजह से उनकी प्रोफाइल ऐसी है कि हम उनको नेबरिंग कंट्रीज में उनको पुश कर सकते हैं, तो जिससे उनका घर आना जाना थोड़ा आसान रहेगा, सहज रहेगा, तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ में मान के चल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कई बार सीनियर मोस्ट प्रमोशंस के लिए ये वो प्लस पॉइंट माना जाता है कि आप नेबरिंग कंट्रीज में आपने काम किया है, या जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन देशों में काम किया है। और खास करके जिन देशों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं है, अगर आपने उन देशों में काम किया है, तो बहुत जरूरी है कि हमको सोच के चलना है कि हमको खाली बहुत अचीवमेंट से नहीं करने, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जहाँ दिक्कतें आ रही हूँ वहां पे भी रिलेशनशिप जो है डिप्लोमेट्स को बना के रखनी है, ताकि कोई ना कोई तो हमारा मीडियम बना के रखना है, ताकि बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल पूरे तरीके से हर्ट ना हो पाए। जी। अभी सिचुएशन अलग है, आगे फ्यूचर में सिचुएशन अलग होंगी, तो किस तरह के चैलेंजेस के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स को तैयार रहना चाहिए? अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग जब शुरू में हमने सर्विस ज्वाइन करी, तो सबसे बड़ी जी। बात मानी जाती थी कि भाई कॉमन अलाइंड मूवमेंट है, गुटनिरपेक्ष देशों की मीटिंग्स हो रही हैं, यूएन में भी उन्हीं के साथ में ग्रुप बड़ा मुस्तैदी से चलता था, भारत उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण देशों में माना जाता था, तो उसमें ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना होता था। दूसरा, जो हमने विकासशील देशों के ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ऑफ 77, ग्रुप ऑफ 27, तो UNCTAD वगैरह में जो है वो डेवलपमेंट के लिए ट्रेड के थ्रू करते थे हम, ये कि भाई खाली मदद जो है आर्थिक मदद से काम नहीं बनेगा, बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी हमको आगे बढ़ना चाहिए और उससे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसमें जो है ये विकासशील देशों ग्रुप बनता था। अब जो है सिचुएशन ये हो गई है कि भारत जो है ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है कि और देश भारत से कह रहे हैं कि नहीं, हम आपसे मिलके चलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको ऐसे साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्टीज है, साइबर एरियाज के हैं, तो ये आगे इस तरह की चीजें आगे और बढ़ने वाली हैं। और हमको ये लगता है कि जैसे ऑलरेडी जब कोविड आया, तो हमारे कई जगहों पे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए थे आईटी ट्रेनिंग के लिए, स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन वगैरह के लिए कई देशों में। तो एकदम से वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अपने को रीओरिएंट कर सके कि अब भारत के साथ में जो उनके रिश्ते हैं वो और तेजी से मजबूत होते चले गए हैं। तो आगे हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल जाए, रिक्वायरमेंट्स बदल जाए, लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि भारत अगर तो हो सकता है कि अगले 15-20 साल में दुनिया की बड़ी 2 या 3 आर्थिक शक्तियों में भारत भी निकल कर आ जाए, तो उस समय हमारी क्या जिम्मेवारी होगी और देशों के प्रति और अपने विश्व समाज के प्रति, तो वो सब हमको ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आएंगी जो स्पेस के बारे में होंगी, साइबर के बारे में होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होगी, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हमको मालूम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली टेक्नोलॉजी देखें, लेकिन जो बेसिक इंटरेस्ट है, जो हमारा
यहाँ गरीब से गरीब भी रहने वाला आदमी है, उसको भी कैसे उसका लेवल ऊपर उठाना है, ऐसा हमको इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए, ताकि जो भी ओवरऑल भारत जैसा देश जो बड़ा देश है, जहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं 130 करोड़ की है, तो वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है 130 करोड़ जो अंबानीज बन जाएंगे। नहीं, वहाँ पे सभी तरह के लोग कहीं ऊपर उठकर आएंगे, तो बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो उनकी तरफ भी हमको ध्यान रखना है अपनी पॉलिसीज में, कि हर प्रकार से वो भी आगे हम पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें भारत की अच्छाई में, भारत की ऊंचाई में। जी। सर, हमेशा ये सवाल भी उठता है कि जब यूपीएससी में सिलेक्शन होता है तो और सर्विसेज के मुकाबले, और टॉप सर्विसेज के मुकाबले आईएफएस की संख्या हमेशा कम ही होती है। क्या जितने हम हमारे यहाँ क्या जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या उनसे कम है आईएफएस ऑफिसर की? क्या आईएफएस ऑफिसर जो है इंडियन फॉरेन सर्विस के, वो ओवरबर्डन होती है? इस तरह के सवाल उठते रहते हैं लगातार। जी, ये सवाल उठते रहते हैं, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि एक समय था जबकि हम लोग बहुत ज्यादा इनटेक नहीं करते थे, 8 या 10 का। जिस साल मैंने भी ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ 10 लोगों को एंटर करना पड़ा था फॉरेन सर्विस में, लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश करी गई है कि नंबर उनका बढ़ाया जाए। मेरे ख्याल से अब शायद 25 या 30 सेलेक्ट किए जाते हैं फॉरेन सर्विस के लिए, फिर भी कमी हो सकती है। अब इसमें यह है कि इतने देश हैं, 200 देश हैं, तो कई देशों में भी रहना जरूरी है सीनियर ऑफिसर्स का, साथ ही साथ भारत के अंदर भी जो है सीनियर लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर लेवल पे ज्यादा काफी लोगों को होना जरूरी है। तो उसके लिए आवश्यकता हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा ओवरलोड ना करें अपने ऑफिसर्स को, और फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस चलता है, तो उसमें भी समय काफी निकल जाता है, और कोशिश की जाती है कि जो भी डिसीजन सरकार ले फाइनली, उसके पूरे जितने भी पहलू हैं वो पूरे तरीके से देख पहचान लिए जाए। तो मेरे ख्याल से एक तरफ ये बात देखी जाती है कि बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं हो जाए, कि वो जो है एक आदमी स्पेशलाइजेशन हो जाए कि बहुत ही कम चीजों के बारे में बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाए। लेकिन दूसरी ये भी बात जरूरी है कि हम लोग ये भी ना करें कि खाली आप जनरल बातें जाने लेकिन स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए जो है हमको देखभाल के हम कोशिश कर रहे हैं। 30 तो फिलहाल हो गया है, अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है नंबर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये ध्यान में रखने की बात हमेशा सरकार के हाथ में रहती थी कि बाहर अगर पोस्टिंग्स होती हैं तो कई जगहों में, देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, तो एक फॉर्मूला बनाया जाता है यूएन के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए कि भाई किस तरीके से हमारे लोग जो है बहुत ही ना तो बहुत रईसियत में रहे, जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए उनके लेवल के लोगों को उठा रहे हैं। तो कई बार फॉरेन एक्सचेंज की अगर उसमें कमी होती है तो कोशिश की जाती है कि भाई हम कम लोगों को बाहर पोस्ट करें, इंडिया में रख के उन्हें, और उनको बाहर भेजें, या टेक्नोलॉजिकली जो है हम ये जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जूम का या वेबएक्स का, इस तरीके से उनको इस्तेमाल करा जाए। तो कई छोटे देश है, मैंने देखा है कि वो कई बार वो अपने देश के अंदर ही अपने जो एम्बेसडर्स अपॉइंट करते हैं और कंट्रीज में, वो अपने देश के अंदर ही रहते हैं फॉरेन ऑफिस में, और के साल में 3-4 बार जो है जाके विजिट करके आ जाते हैं। लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको तो कंटिन्यूअसली अपना ध्यान रखना है, और हमारे भारत के कई इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर इतने देशों में गए हुए हैं, बिजनेसमैन इतने देशों में गए हुए हैं कि आवश्यकता है कि उनको पूरे तरीके से कभी भी अगर काउंसलर हेल्प की मदद है, कमर्शियल हेल्प की मदद है, सरकार के हायर लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो हमारे लोगों को, ऑफिसर्स को अवेलेबल होना चाहिए उन जगहों पर। जी, तो मेरे आखिरी कुछ सवालों में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी सर कि हिरार्की स्ट्रक्चर क्या होता है इंडियन फॉरेन सर्विस में, और तरक्की के, ग्रोथ के क्या मौके रहते हैं, अगर जो एस्पिरेंट्स हैं जो फॉरेन सर्विस में आना चाहते हैं, वो अगर जानना चाहें तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि देखिए, फॉरेन सर्विस में बहुत क्विक प्रमोशंस तो ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे कहीं और सर्विसेज मिल सकते हैं, कि आप जैसे आईएएस में है या आईपीएस में है कि विद इन 6-7 साल के अंदर ही अंदर आप एक डिस्ट्रिक्ट को पूरे तरीके से संभाल रहे हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को, डेवलपमेंट को, हर तरीके से वहाँ पर जितने भी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल लेवल से भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आम समाज से भी, एनजीओ से भी, हर तरीके से।
हमारे लोगों को इतना इमीडिएटली काफ़ी समय मिल जाता है, करीब 15-20 साल लग जाते हैं, जब आपको इस तरह का मौका मिलेगा कि बड़े मिशंस में नंबर 2 बन के जाएँगे या हेड ऑफ मिशन बन के जाएँगे या अपने फॉरेन ऑफिस के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी या उसके हायर ऊपर लेवल पे जाएँगे। लेकिन और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट है और भाषाओं को सीखने में, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स को सीखने में, जियो इकोनॉमिक्स इश्यूज को सीखने में। मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि वो देखें कि क्या हालात चल रहे हैं। हमारा देश खाली इस पे नहीं चल सकता है कि हम भाई कितना अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने स्टेट के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता ये है कि जो ग्लोबल आजकल समाज बन गया है, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से अपने देश के अपने प्रेस्टीज को ले जाएँ, बाहर के जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हर देश में जो-जो चीज़ ऐसी हो सकती है कि हमारे लिए काम में आ सकती है, उसको हम उनसे कोशिश करें। अगर 200 देश हैं, अगर मान लीजिए 1-1, 2-2 आइटम्स में हम सोचते हैं कि हमारे कोऑपरेशन के बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जी 400 फील्ड्स तो ऐसे हो जाएँगे एकदम से जहाँ बहुत अच्छे तरीके से उनको भी और हमको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी, तो मैं आखिरी में आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो टॉप लेवल पर पहुँचे अ, आपकी तरह जैसे आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, प्रेरणा है, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे जो एक कमिट सर्विस में आने वाले हर किसी के लिए, तो क्या उनको बहुत अर्ली एज में इस यूपीएससी क्वालीफाई कर लेना चाहिए? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको क्वालीफाई करना चाहिए ताकि जब तक उनका एज रहे वो इस लेवल तक पहुँच पाएँ? अब मुझे मालूम नहीं आगे क्या होगा, जब मेरे समय में तो ऐसा था कि 21 साल के उम्र के बाद में अप्लाई कर सकते थे फॉरेन सर्विस या आईएएस के लिए। तो मैंने अपना एमएससी खत्म कर लिया था 19 साल से पहले। तो मेरे को 3 साल मिल गए तैयारी करने के भी और मैंने यूनिवर्सिटी में जी, पढ़ा भी लिया बीच में फिज़िक्स में। तो मैंने तो यंग एज पे जॉइन कर लिया, मानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये ज़रूर होता है कि भई आपको 33-35 साल लग जाते हैं एडिशनल सेक्रेटरी बनते-बनते। तो सेक्रेटरी बनने में आपको 35 के ऊपर लगेंगे। तो अगर आपके पास 38 साल आपकी सर्विस नहीं है क्लियर, तो जी, आप एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक भी हो सकता है रिटायर हो जाएँ या सेक्रेटरी लेवल पे जाएँगे, तो पूरा फॉरेन सेक्रेटरी ना बन पाएँ। लेकिन कई मामलों में ऐसा है कि अगर आपका रिकॉर्ड इतना बढ़िया रहा है कि आप सेक्रेटरी नहीं बने हैं, तो लेकिन पहली पोस्टिंग ही आपको आपने बाहर एम्बेसडर वगैरह रहे हैं, तो आपको सीधा वो है कि अच्छा नहीं आप सेक्रेटरी बन जाइए और फिर फॉरेन सेक्रेटरी बन जाइए और आजकल 2 साल की वो पोस्ट देने लगे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी की फिक्स टेन्योर। तो उसमें चांस है कि जो सीनियर हैं आपसे पहले वैसे रिटायर हुए कि आपका नंबर आ जाए आपके बैच का। और मैंने देखा ये है कि बाहर के गवर्नमेंट्स में तो मैंने ये भी देखा है कि कई बार मेरे कोलीग थे डेनमार्क के, उन्होंने एक ही पोस्टिंग बाहर करी थी एज़ फर्स्ट सेक्रेटरी और वो फॉरेन सेक्रेटरी थे या परमानेंट सेक्रेटरी थे अपने डेनिश फॉरेन ऑफिस में। तो वो कायरो में पोस्टेड थे एज़ फर्स्ट सेक्रेटरी और मैं भी उन दिनों कायरो में पोस्टेड था एज़ काउंसलर। तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो मैं डेनमार्क में जब एम्बेसडर बन के गया तो मैंने देखा वहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो मेरे पुराने कोलीग थे, फर्स्ट सेक्रेटरी थे। वो कह रहे थे मैंने तो एक ही पोस्टिंग करी है बाहर। या हमारे यहाँ भी जैसे जगत मेहता जी थे, तो वो जो है वो उन्होंने एक ही पोस्टिंग करी। 1 सेकंड रुकिएगा। जी, हाँ, तो उन्होंने एक ही पोस्टिंग करी तंजानिया में एज़ हाई कमिश्नर। बाकी चाइना में ज़रूर रहे वो सीडीए फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन वो फॉरेन सेक्रेटरी बन गए थे। तो ऐसे कई लोग हो जी, सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो बिल्कुल कमिटेड है कि फॉरेन सेक्रेटरी बनना है या टॉप मोस्ट लेवल के लिए ट्राई करना है, तो मैं कहूँगा कि है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना माइंड मेकअप कीजिए कि भई कितना जल्दी आप माइंड मेकअप करके सर्विस जॉइन कर सकते हैं, कोई भी सर्विस आईएएस हो या फॉरेन सर्विस हो या जो भी सर्विस आप जॉइन करते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया शशांक जी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हमसे बात करने के लिए और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें काफ़ी जानकारी मिली होगी कि इंडियन फॉरेन सर्विस न सिर्फ लुक्रेटिव करियर है लेकिन इसमें कई चैलेंजेस भी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया शशांक जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।